भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर के नगर परिषद वार्ड नंबर 12 यहां रहने वाले नागरिकों को सड़क प्रतिबंध से सुरक्षा पाने के लिए पुराने गांधी स्कूल के पश्चिम की सड़क को अवरुद्ध करने और उस स्थान पर थिएटर हॉल बनाने की प्रक्रिया की शीघ्र जांच करने, अन्यथा आंदोलन की पूर्व सूचना जिलाधिकारी को निवेदन में वार्ड नंबर 12 के नागरिकों ने दिया है। निवेदन में उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 12 में रहने वाले नागरिक सत्य निष्ठा से घोषणा करते हैं कि पिछले 3-4 पीढ़ियों से इस बस्ती में रह रहे हैं। इस बस्ती के पास एक गांधी विद्यालय था, उस स्थान पर अब खाली जगह है और पश्चिमी तरफ सड़क है। वह सड़क भंडारा के नजुल नंबर 3 का रास्ता दिखाई गया है। नगर परिषद के सर्वे के अनुसार कागजों में सड़क दिखाई भी दी गई, लेकिन सड़क बंद कर दी गई और भावी पीढ़ी को भविष्य बनाने वाला शैक्षणिक परिसर खड़ा हो गया। उस जगह पर समुदाय के कुछ लोगों ने थिएटर हॉल का निर्माण शुरू कर दिया है। वह बस्ती जहाँ 3-4 पीढ़ियां रह रही है और जब आने जाने का यही एकमात्र रास्ता है, तो उस रास्ते को बंद करके नागरिकों को अब क्या करना चाहिए? 4-5 अमीर ठेकेदारों का पेट भरने के लिए यह घृणित अत्याचार क्यों सहे? यदि यह सड़क बंद हो गई तो अग्नि सुरक्षा का मुद्दा खड़ा हो जाएगा। नई बिल्डिंग के आसपास फायर ब्रिगेड को घूमना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड पीछे के घरों तक पहुँचे। ऐसी अन्य मांगे इस निवेदन में कही गई है। नमस्ते, मैं एडवोकेट प्रभात मिश्रा यहाँ वकीली का व्यवसाय करता हूँ और एक भंडारा शहर का नागरिक इसी नाते से यदि भंडारा शहर में किसी भी तरह की पब्लिक को कोई परेशानी होती है तो खुद होकर के उस समस्या में खुद ही जाकर के मानना मान मैं तेरा मेहमान, ऐसी मेरी किस्सा रहती है और मैं जाकर के वहाँ खुद ही हाजिर हो जाता हूँ कि भैया ये क्यों आपको समस्या आई है। तो इसी प्रकार से मेरे मित्र हैं, इन्होंने मुझे बताया कि सर हमारे घर के बाजू में नगर परिषद गांधी विद्यालय है, जहाँ जिसके पश्चिम दिशा से आने जाने का रोड था और उस रोड को जो है रोड को बंद करके वहाँ एक नाट्य सभागृह का निर्माण किया जा रहा है और इससे हमारा जो है पिछले 100 सालों से आने जाने का जो रास्ता है वो बंद किया जा रहा है। तो एक वकील करके मैंने बोला कि रास्ता तो बंद करते नहीं आता, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट के यानी खुद हमारे जो मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं बोबड़े साहब, उनका बॉम्बे हाईकोर्ट का एक डिसीजन है कि एक बार यदि रास्ता बन गया तो उसको आप किसी भी कीमत पे बंद नहीं कर सकते। तो फिर मैंने इन्हें बताया कि आप किताब में ये जो सारा समस्या है ये कहाँ से शुरू हो रही है, इसका नक्शा निकालो। तो इन्होंने नक्शा निकाला। नक्शा निकालने के बाद में आप नक्शा देखेंगे, एक मिनट नक्शा दिखाइए इनको। ये देखिए, ये है पांडे महल के सामने से आने वाला रास्ता इधर साइड से, और यहाँ पर एक रामटे के वकील का मकान हुआ करता था जिसको ख्रिस्ती का वाड़ा बोलते हैं ऐसा, और उसके इस साइड में पहले हत्ती खाना हुआ करता था। ये हत्ती खाने की जगह है, ये हत्ती खाने का पीछे का साइड और ये क्रिस्टी के बाड़े के पीछे का साइड। यहाँ से एक रास्ता ऐसा जाता है जो सीधा होती हुई यहाँ गांधी विद्यालय की जो इमारत का जो है इसके पीछे तक आता है और यहाँ से सीधा कंटिन्यू होकर के रास्ता मुस्लिम लाइब्रेरी चौक पे यहाँ आके जुड़ जाता है। ये जो डॉट लाइन दिख रही है आपको, ये पुरानी गांधी विद्यालय की इमारत हुआ करती थी। यहाँ पर यहाँ कहीं गांधी विद्यालय का बाथरूम हुआ करता था। और ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ का विद्यार्थी रह चुका हूँ। और इसके बीच में से ये जो है 21, 22, 16, 17, 18 यहाँ के जो लोग हैं ये आना जाना किया करते थे। और ये आज से नहीं, करीब 100-150 साल पुराना, जब से भंडारा शहर अस्तित्व में आया तब से ये रास्ता अस्तित्व में है, ऐसा बोला तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन अभी पिछले 2-3 साल पहले वो 100 साल पुरानी इमारत थी गांधी विद्यालय की, उसको गिराया गया। गिराते समय उसमें कारण ये दिया गया कि ये बिल्डिंग इज़ नॉट प्रॉपर फॉर ह्यूमन यूज़ और ये खतरनाक है और यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे, और यदि इनको पढ़ाया जाएगा तो ये कभी भी गिर सकती है और इसमें किसी की जानहानि हो सकती है। ठीक है, वो मुद्दा एक टेक्निकल इशू था, उसका अभी मुझे अभ्यास नहीं है, इसीलिए उस बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा मैं। अब जो मुद्दे की बात है कि जब वो बिल्डिंग गिराई गई तो किसी भी सरकारी इमारत यानी जैसे कि जिला परिषद हो, नगर परिषद हो या कोई भी लोकल बॉडी हो, इसकी जब इमारत बनती है तो उसकी इमारत के लिए मटेरियल परचेस किया जाता है, उसकी एक कॉस्टिंग होती है और जब वो गिराई जाती है
तो उससे निकलने वाले मटेरियल की भी एक कॉस्टिंग होती है। तो जैसे बनाते समय टेंडर निकाला जाता है, उसी प्रकार से उस इमारत को गिराते समय भी टेंडर निकालना अनिवार्य है। तो इस प्रकरण का अभ्यास करने पर यह पता चला कि इसमें इमारत गिराते समय कोई भी टेंडर नहीं निकाला गया। अब क्योंकि इमारत बनी हुई थी 25,000 स्क्वायर फुट के आसपास में, तो 1,000 स्क्वायर फुट पे 3,000 ईंटें, तो 25,000 इंटू यदि हमने वो किए तो करीब 75,000 स्क्वायर ईंटों की चोरी हुई है वहाँ से। पहले वहाँ अंग्रेजी कबीले हुआ करते थे और वो भी दोनों साइड जाफरी वाली इमारत थी। वो यानी इस तरह का स्लोप था और आगे फिर से ऐसी जाफरी थी उसमें। उस इमारत को पुराने ज़माने में जाफरी वाली इमारत बोलते थे। और उसमें जो राफ्टर लगे थे वो सारे के सारे सागवान के राफ्टर लगे थे, क्योंकि उस ज़माने में जो शासकीय इमारतें बनती, जैसे आप कलेक्टर ऑफिस के सामने खड़े हैं, ये भी इमारत एक समय में इस पर भी अंग्रेजी कबीले लगे थे, वो सारे सागवान के होते हैं। तो यहाँ का भी जब साहित्य निकाला गया था तो नीलाम किया जाता है। तो इस तरह का कोई साहित्य की नीलामी नहीं की गई। फिर यदि उस चीज़ का यदि हम अंदाज़ा लगाते हैं तो 75,000 ईंटें, करीब 3 से 4 टन लकड़ी, करीब 200 से 500 टीन, करीब 72 से 80 के आसपास खिड़कियाँ, 28 से 30 दरवाजे, यदि इन सब चीज़ों का आप एक मोटी अंदाज़ा लें तो वो करीब उस समय आज से 3 साल पहले 8 से 10 लाख रुपए की नगर परिषद ने हेराफेरी की। ऐसा प्रथम दृष्टया ही दिखाई देता है इन्हें। आप किसी गधे से भी पूछेंगे तो भी बताएगा कि भैया यदि इसका ऑप्शन नहीं हुआ है तो ये चोरी है। और यदि ये चोरी है तो फिर ये जो कि आज के तत्कालीन सीओ हैं, ये उस समय भी सीओ थे और उस समय तो नगराध्यक्ष भी थे कुर्सी पर, तो क्या सीओ ने या नगराध्यक्ष ने इन चीज़ों का अफरा तफर की, चोरी की या किसी को चोरी करने के लिए प्रोत्साहित किया, ये एक जांच का विषय है। अब दूसरा विषय, यदि नगर परिषद एरिया में या जिला परिषद एरिया में कोई भी इमारत, सरकारी इमारत जब बनती है, जैसे स्कूल है, दवाखाना है, गार्डन है, तो इसके लिए नगर विकास मंत्रालय का एक शेड्यूल होता है और उस शेड्यूल के हिसाब से उस प्रॉपर्टी को डिमार्केट करके वो दैट प्रॉपर्टी विल रिजर्व फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज, ऐसा लिखा रहता है उसमें कि ही जागा या कामाकरिता निश्चित करण्यात आलेली आहे। तो अब क्योंकि वो गांधी विद्यालय जो था वो एक स्कूल की इमारत थी, तो वो प्रीमाइसेस स्कूल के रिजर्व था, ऐसा हम मान लेते हैं और ऐसा कायदा भी है। तो उस स्कूल के एजुकेशन पर्पस को कब चेंज किया गया और वहाँ नाट्यगृह बन रहा है करके सुनने मिला, क्योंकि अभी वहाँ क्या बन रहा है ये मैं आज बता नहीं सकता, क्योंकि वहाँ किसी तरह का कोई नक्शा नहीं लगा हुआ है, किसी तरह का कोई वर्क ऑर्डर का उल्लेख नहीं है, कितने रुपए का काम है, कितनी कालावधि है, कौन ठेकेदार है, कौन किस विभाग से वो काम किया जा रहा है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब नगर परिषद में जाकर के वो आज के लोगों ने पूछा तो पता है कि वो नक्शा जो है नगर परिषद में लगा हुआ है। नगर परिषद में जाकर पूरे नगर परिषद की फोटोग्राफी कर लो आप अभी जाकर के, उस काम का कहीं कोई नक्शा नहीं है। माहिती के अधिकार में जब मांगने के लिए एप्लीकेशन लगाए 3 तारीख को, तो सारे पेपर उनके पास अवेलेबल रहते हुए भी इसमें 30 दिन का टाइम सरकार ने दिया है, तो हम 30 दिन बाद आपको कागज़ देंगे, ऐसा करके टालमटोल किया जा रहा है। नहीं, कुछ ना कुछ फिर से आपसे छुपाया जा रहा है, ये स्पष्ट होता है। प्राइमा फेसी आज की तारीख में उस जगह पर स्कूल को तोड़ करके या तो कुछ भूमाफियाओं को मदद करने के लिए वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है और नाट्य सभागृह बना रहे हैं, यानी एक चीज़ बना रहे हैं और दूसरी चीज़ दिखा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये भी एक वहाँ के लोगों के मन में डर है। दूसरा, क्योंकि नाट्य सभागृह बना रहे हैं तो उतनी छोटी सी जगह में नाट्य सभागृह बनता नहीं, उसके लिए फिर वो रास्ते पे भी इंक्रोचमेंट करेंगे, सामने जो नगर परिषद का जो बाथरूम था वहाँ भी इंक्रोचमेंट करेंगे, तो आपको रास्ता बंद करते नहीं आता। तो बेसिक चीज़ है कि रास्ता किसी भी कीमत पर इन्होंने बंद नहीं करना चाहिए। बड़े शर्म की बात है कि जहाँ भी हमारे वकील, हमारे साथी है वकील साहब ने कहा कि जिस स्कूल में वो पढ़े, भंडारे के नामचीन वकील, उस स्कूल में कम से कम 4 से 5 पीढ़ी बनी हुई है। उस स्कूल को गिराया जाता है, उस स्कूल को गिराया जाता है और वहाँ पर नाचने वालों के लिए एक स्टेज बनाया जा रहा है। उसके पीछे में एक बस्ती रहती है और ये बस्ती अभी नहीं है, झुग्गी झोपड़ी नहीं है वो। उस बस्ती को कम से कम 4 पीढ़ियों का इतिहास रहा है, उसको बंद कर देने का और कुछ चंद लोगों के लिए हमारे शहर की प्रॉपर्टी इन लोगों के हाथ में दे देने का, ये तो भंडारा शहर में चल रहा है। अगर ये स्कूल गिराते समय कोई अगर टेंडर नहीं निकला गया और उस शुल्क का जितना भी रॉ मटेरियल अगर किसी को अगर ऑक्शन में नहीं गया होगा तो ये चोरी है। इसकी शिकायत हम दर्ज
जल्दी कराएंगे और रास्ता बंद होने दे देंगे, वो चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने पड़े तब भी। थैंक यू। नमस्ते, हम वार्ड क्रमांक 12 से सभी नगरवासी अपनी समस्या लेके आए। मैं वीरूपारी से अपने वार्ड की तरफ से बात रख रहा हूँ अपनी इस न्यूज़ के माध्यम से। हमारे वार्ड की समस्या ये है कि वहाँ पर विकास के नाम से जो काम हो रहा है जूनी गांधी स्कूल गिरा के, उसके ऊपर कुछ सांस्कृतिक भवन या नाट्य सभागृह बनने का हमारे कान पे बात आई है। हमको कोई कागज दिया नहीं गया जब हम पूछने गए तो नगर परिषद में। और गांधी स्कूल जो है उसके बाजू से जो पश्चिम साइड का जो रोड है हमारे 2-3 पीढ़ी से चालू है, वो रोड बंद करने के हमारे कान पे जो बात आई, हमारे नगर सेवकों ने हमारे कान पर 1 जनवरी को बात डाले। 2 जनवरी से हम अपने काम पे लगे पूछताछ के लिए, तो हमको सीओ साहब ने दूसरे ही दिन 2 जनवरी को बोले कि आपको जो जमता है वो करो, हमारा काम ओके हो गया है। इसलिए हमने ये सारी जनता को अपने जमा करके उनके सबकी राय लेके आज हम निवेदन देने आए हैं कि वो जैसा रास्ता है वैसा ही रखो। आपको जो काम विकास कार्य करना है उसका हमको कोई विरोध नहीं है। जो फंड लाए हैं आप उससे अपने नियोजन करिए या आप उद्धार करिए, लेकिन हमारा जो रास्ता यथास्थिति वो जैसा का वैसा ही रहे, बस यही निवेदन है। का नाम बोले। जय श्री दुर्गे बोल रही हूँ, मैं 12 क्रमांक से बोल रही हूँ। वो स्कूल की जो स्कूल है स्कूल ही रहना चाहिए, रोड है तो वो रोड चालू ही रहना चाहिए हमेशा के लिए, यही विनंती है। साना शेख 12 नंबर वार्ड से बोल रही हूँ। वो रास्ता है, रास्ता ही रहना चाहिए, और स्कूल थी वो स्कूल ही बनना चाहिए, क्योंकि जो लखपति है लोग हैं वो अपने इंग्लिश मीडियम में बच्चों को डाल रहे। हम जैसे गरीब कहाँ डालेंगे अपने बच्चों को? हम वहीं डालेंगे जहाँ सरकारी गवर्नमेंट की स्कूल है, और गवर्नमेंट की स्कूल इतने दूर दूर है, वहाँ गवर्नमेंट की स्कूल थी और स्कूल रहेंगी और स्कूल ही बनना चाहिए। नमस्कार, मैं निगत महजबी, हम प्रभाग 12 से आए हुए हैं। हम 1904 से वो स्कूल बनी हुई थी गांधी विद्यालय, वहाँ शिक्षक का परिधान होना चाहिए, ना कि कोई भी सौंदर्यकरण का कार्यक्रम होना चाहिए। और जो रोड है वो रोड का भी समस्या इसलिए है कि वहाँ से पूरे वार्ड के लोग जाना आना करते हैं, बच्चे वगैरह सब। ये रोड नहीं बंद होना चाहिए, और वो रोड जो है रोड का काम रोड ही रहना चाहिए। वार्ड क्रमांक 12 का रहवासी हूँ मैं, और ये जो समस्या है आज जो गांधी विद्यालय तोड़ के वहाँ जो सब नाट्यगृह बनाया जा रहा है, सबसे पहली बात तो आज भंडारे की ये व्यवस्था है कि आज स्कूलें ख़त्म होते जा रही है, प्राइवेट सेक्टरों में लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने तो सबसे अच्छा काम एजुकेशन का देना चाहिए। आज वो स्कूल की जगह स्कूल बनाना चाहिए था, आज नाट्यगृह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, आज 400-500 लोगों का मजमा आया है प्रभाग क्रमांक 12 से। उसका कारण ये है कि तुम विकास के काम करो, विकास के काम के लिए हमको कोई तकलीफ नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। विकास का काम होता है तो शहर में रौनक बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है। लेकिन आज आप 100 साल 150 साल पुराना 4 पीढ़ियों का जो रोड है, आज सीट क्रमांक 36 में 3 नंबर का प्लॉट है, आज वो प्लॉट आप बंद करवाने जा रहे हैं। इससे शर्म की बात ये है, शर्म की बात नहीं हो सकती। और हमको ये रोड बंद नहीं होने देना है। हमको इस रोड के लिए जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हम हर तत्वों पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और हमारे प्रभाग क्रमांक के 12 वासी के वार्ड के लोग भी पूरे हमारे साथ में है, और पूरा भंडारा शहर हमारे साथ में है। इस मसले के लिए विकास का हमको कोई विरोध नहीं है। विकास हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन एजुकेशन के तरफ भी गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। आज जो दर हालतों में स्कूलें हैं, आज स्कूलें बन नहीं पा रही है। आज लोगों को मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिशन करना पड़ रहा है। आज इतनी निधि आ रही है गवर्नमेंट को, लेकिन आज गवर्नमेंट ना गरीबों का फायदा हो रहा है, उल्टा गरीबी बढ़ते जा रही है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, ये हमारी शर्म की बात है। इसलिए आज हम कलेक्टर साहब को निवेदन देने के लिए आए हैं कि वो गांधी विद्यालय का रोड बंद ना हो, और वो रोड जैसा हमेशा चालू है और हमेशा चालू रहे। और गांधी विद्यालय का काम जो हो रहा है उसके लिए हमको कोई वो नहीं है, और जो वहाँ का जो सामान वगैरह जो चोरी गया है उसकी भी इंक्वायरी बिठाई जाए। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए हिट एंड रन कानून का देश भर में विरोध हो रहा है, और जब केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि यह कानून फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा, तो ड्राइवरों ने हड़ताल खत्म कर दी थी। लेकिन अब फिर से ऐसा नहीं होने के कारण केंद्र सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर भंडारा जिले के पौनी में ड्राइवरों के मालिक संघ की ओर से आज से टेयरिंग रोको आंदोलन के साथ फिर से भूख हड़ताल शुरू की गई है। आरपी सोनमेरी चालक मालक संघटना पहिली, हा जो सरकारने कायदा लागू केला, हा कायदा खरं तर गलतच आहे।
हा कायदा फक्त गाडीवर चालणाऱ्या ड्रायव्हरांसाठी नाही तर हा घरातील सर्व एकेका लोकांसाठी सुद्धा आहे. म्हणून अशी इच्छा बाळगतो सरकारपासून की ड्रायव्हर किंवा छोटे मोठे जे वाहन चालक आहेत यांच्या पोटावर लाथ न मारता किंवा यांच्यावर जोर जबरदस्ती न करता हा असा कायदा हा सरकारच्या चुकीचा आहे. म्हणून एक आमच्या संघटनेतर्फे अशी संप हा आम्ही आकारलेला आहे व माझ्या सर्व चालक बंधूंनो अशी सांगू इच्छितो की जोपर्यंत कायदा मागे घेत नाही तोपर्यंत आपण आपल्या गाड्या उभ्या करून हा संप चालू द्यावा. जिलाधिकारी योगेश कुमेजकर ने कुछ दिनों पहले अडाल पुलिस स्टेशन के तहत घटित अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज अपराध के पीड़ितों से भेंट की. पीड़ित परिवार साकोली में है और इस अवसर पर उपविभागीय अधिकारी अश्विनी मांझे सहित समाज कल्याण विभाग के प्रमोद गणवीर और अडाल पुलिस स्टेशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे. इस समय जिलाधिकारी ने समाज कल्याण विभाग को घटना की जाँच कर नियमानुसार आर्थिक सहायता दिलाने के निर्देश दिए. किसान समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनेंगे तभी देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा. इस संकल्पना को साकार करने के लिए पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की पहल पर जिले में 3 से 7 जनवरी तक चांदा एग्रो 2024 का आयोजन किया. पालक मंत्री मुनगंटीवार की पहल से जिले में पहली बार किसानों को कृषि विकास के नए आयाम उपलब्ध हुए. खास ये है कि जिला प्रशासन की सूक्ष्म योजना, खिचड़ी का विश्व रिकॉर्ड और किसानों के बीच 13 लाख के आकर्षक पुरस्कार वितरण के साथ 5 दिवसीय कृषि महोत्सव का रविवार को समापन हुआ. कृषि औद्योगिकी प्रबंधक प्रणाली, कृषि विभाग एवं पशुपालन विभाग के सहयोग से चांदा क्लब मैदान में जिला कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया. 5 दिवसीय कृषि महोत्सव में रोजाना कम से कम 12 से 14,000 लोग शामिल हुए, जबकि 25,000 लोगों ने इसके लिए पंजीकरण कराया. जिला कृषि महोत्सव में पंजीकृत किसानों को लकी ड्रॉ के माध्यम से पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार द्वारा व्यक्तिगत रूप से 13 लाख रुपए के आकर्षक पुरस्कार वितरित किए गए. कोरपना तहसील के वडगांव खिराड़ी के पंडरी गोंडे ने पहला पुरस्कार मिनी ट्रैक्टर जीती और ऊर्जानगर के विशाल बारेकर ने दूसरा पुरस्कार बुलेट जीता. इसके अलावा तीसरा पुरस्कार पावर टिलर शेनगांव के तुकाराम कपड़े को, चौथा धान वीडर नंगोरी के प्रशांत अहिरकर को और 5वां पावर वीडर आमडी के सुभाष तेल तुमड़े को मिला. इसके अलावा 5 विजेताओं को आर्क कटर, 5 विजेताओं को सब्जी किट, 10 विजेताओं को पावर स्पेयर, 5 विजेताओं को आटा चक्की जैसे पुरस्कार दिए गए. इस अवसर पर उपस्थित किसानों को सम्मानित किया गया. किसानों ने पालक मंत्री का आभार माना. गोंदिया जिला विपणन संघ ने अब तक खरीफ सीजन में 20,72,000 क्विंटल धान खरीदा है. अब तक मात्र 23,000 किसानों को 176 करोड़ 48 लाख रुपए का भुगतान किया गया है, तो करीब 100 करोड़ बकाया है. पिछले एक माह से धान का बकाया नहीं होने से 38,000 किसानों का रबी सीजन संकट में आ गया है. किसानों को गारंटी मूल्य से कम कीमत न मिले, इसके लिए जिला विपणन संघ एवं आदिवासी विकास निगम की ओर से सरकारी धान खरीदी केंद्र पर धान की खरीदारी की जाती है. लेकिन इस वर्ष देर से धान खरीदी केंद्र खुलने से यह बात सामने आई है कि कई किसानों ने निजी व्यापारियों को धान बेचा है. मी दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा 34-35 क्विंटल धान्य विकलेले आहे, पण अद्यापही आतापर्यंत आमचा पैसा म्हणजे चुकारा आलेला नाही आहे. चुकारा आता केव्हापर्यंत माहीत नाही त्याचं, तरी आता आमची चुकारे टाकतीलच त्वरित. पण आतापर्यंत अद्यापही पुष्कळ सारे असे शेतकरी आहेत ज्यांचे आतापर्यंत चुकारे झालेले नाही. आतापर्यंत तोच आमच्या मनात आहे की आतापर्यंत आमचे जे खरीपचे जो चुकारा होतं ते आतापर्यंत आमचे चुकारा आलेले नाही. तर आमच्या समोर हा खूप मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे की आम्ही आता रब्बीमध्ये धान्य कुठून घेणार, हा ना, ते खत बियाणे वगैरे कुठून घेऊ, हे सगळे प्रश्न, सर्वात मोठा प्रश्न, हे इतके मोठे प्रश्न आता आमच्या समोर उभे झालेले आहेत. तर याची दखल महाराष्ट्र सरकारने घ्यावी अशी प्रमुख विनंती महाराष्ट्र सरकारकडे आपली आहे. गोंदिया जिल्ह्यामध्ये एकूण 1,17,738 या शेतकऱ्यांनी संबंधित संस्थेच्या खरेदी केंद्रावर जाऊन नावनोंदणी केलेली आहे. त्यापैकी 62,453 शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्षामध्ये 20,72,172 क्विंटल इतके धान्य खरेदी केंद्रावर त्यांनी विक्री केलेली आहे. आत्तापर्यंत 23,486 शेतकऱ्यांचे
176,48,75,777 रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आलेले आहे. आपल्या गोंदिया जिल्ह्यामध्ये जी गेल्या रब्बीमध्ये सुद्धा विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेच्या IFC कोडमध्ये झालेल्या बदलामुळे त्या बँकेच्या शेतकऱ्यांची काही प्रमाणात चुकारी ही परत रिटर्न आल्यामुळे त्यांचे मॉडिफिकेशन करून आम्ही ती चुकारी अदा करीत आहोत. सध्या 15 जानेवारीपर्यंत शासनाने ऑनलाईन नोंदणीची मुदतवाढ दिलेली आहे. तसेच खरेदीसाठी 31 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. शासनाकडून आपण हुंड्या पाठवण्यात आलेल्या असून त्यानंतर शासनाकडून रक्कम प्राप्त होताच संबंधित शेतकऱ्यांना जवळपास 100 कोटीपर्यंतची चुकारी जी थकीत आहे ती अदा करण्यात येतील. हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का त्योहार खास महत्व रखता है. श्रद्धालु जितने भक्ति भाव से भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, उतने ही हर्षोल्लास के साथ पतंग भी उड़ाते हैं. मकर संक्रांति के दिन देश के अधिकांश हिस्सों में पतंगबाजी की जाती है. इस दिन पतंग उड़ाने के पीछे धार्मिक कारण ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक पक्ष भी छिपे हैं. जानकारी के अनुसार कुछ दिनों बाद मकर संक्रांति का त्योहार है. इसके पूर्व पतंग प्रेमियों में खुशी की लहर देखी जा रही है. हर जगह पतंग और मांझा की दुकानें सज रही है. आसमान में रंग बिरंगी पतंगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती देखी जा रही है. इस त्योहार पर किसी तरह का संकट ना आए, इसलिए महावितरण ने सभी पतंग प्रेमियों को खासकर बच्चों से पतंग उड़ाते समय सावधानी बरतने की अपील की है. सध्या घुबड हा दुर्मिळ पक्षाचे वास्तव्य खूप कमी प्रमाणात दिसून येत आहेत. रेंगेपार कोहडी येथील मातोश्री गोशाळेत तणसीच्या ढिगामध्ये जवळपास 6 घुबडाचे पिल्ले आढळले. ग्रीन फ्रेंड्स नेचर क्लब व वन विभागाच्या पुढाकारात 6 घुबडांच्या पिल्लांना निसर्गाच्या सानिध्यात सोडून देण्यात आले. रेंगेपार कोहडी येथील मातोश्री गोशाळेतील तणसीच्या ढिगात 6 घुबडाची पिल्ले आढळली होती. या घटनेची माहिती ग्रीन फ्रेंड्स नेचर क्लबच्या सदस्यांना होताच त्यांनी तत्काळ रेंगेपार कोहडी येथील 6 घुबडांच्या पिल्लांना ताब्यात घेत त्यांचे जवळपास आठवडाभर संगोपन केले आणि वन विभागाचे कर्मचारी आणि ग्रीन फ्रेंड्स नेचर क्लबच्या पदाधिकाऱ्यांच्या पुढाकारात 6 घुबडांच्या पिल्लांना निसर्गाच्या सानिध्यात सोडून जीवनदान देण्यात आले. पीएम विश्वकर्मा योजनेतून जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांची संख्या वाढावी व योग्य त्या भारतीयांपर्यंत पीएम विश्वकर्मा पोहोचावी यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यशाळेमधून संबंधितांनी आपली शंका निरसन करून घ्यावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी आज केले. आज नियोजन सभागृहात पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजनेचे 1 दिवसीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. या कार्यशाळेत सर्व गट विकास अधिकारी तसेच सरपंच सोबतच विश्वकर्मा कारागीर ज्यांनी सदर योजनेमध्ये अर्ज नोंदविले आहेत अशा लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक गणेश तईकर, जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी देवीपुत्र तसेच खादी व ग्रामोद्योग विकासाचे सहाय्यक संचालक व्ही खरे उपस्थित होते. कार्यशाळेचे प्रास्ताविक खरे यांनी केले. विश्वकर्मा योजनेत 18 प्रकारच्या कलेच्या कारागिरांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. यासाठी सुविधा केंद्रातून कारागिरांना निशुल्क अर्ज देण्यात येतील. त्यामध्ये सर्व बाबी या ऑनलाईन आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी यांनी वेगवेगळ्या कलेचा भारताला संपन्न वारसा असल्याचे त्यांनी सांगितले. तो हस्तकला शिल्पकलेचा वारसा पुढील पिढीसाठी या योजनेतून पुनर्जीवित होईल. सरपंचांच्या माध्यमातून गाव पातळीवर या योजनेची नोंदणी करण्यात येत आहे. अस्तंगत होत असलेल्या कला कौशल्याला यातून मुख्य प्रवाहात आणण्याचा या योजनेचा उद्देश लक्षात घेऊन या योजनेचा प्रचार करण्यात यावा. नगर परिषद मुख्याधिकारी यांनी सरपंच यांनी या योजनेतील येणाऱ्या अडचणी, शंका यांचे निरसन आजच्या कार्यशाळेत करून घ्यावे आणि त्यानंतरही काही समस्या उद्भवल्यास प्रशासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल असे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे संचालन व आभार खादी व ग्रामोद्योग विभागाचे मनीष झा यांनी केले.
केंद्र शासनाने लागू केलेल्या हिट अँड रन कायद्याच्या देशभरात विरोध झाला. केंद्र शासनाच्या वतीने तुर्तास हा कायदा लागू होणार नाही अशी घोषणा केल्यानंतर चालकांनी संप मागे घेतला होता. मात्र आता पुन्हा केंद्र शासनाच्या वतीने समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने गोंदिया जिल्ह्यातील गोरेगाव येथे जय संघर्ष वाहन चालक मालक संघटनेच्या वतीने आजपासून पुन्हा स्टेअरिंग छोडो आंदोलन करत साखळी उपोषण सुरू करण्यात आलं आहे. साखळी उपोषण आम्ही ह्याकरिता सुरू केलं आहे कारण की केंद्र सरकारने हिट अँड रन कायदा जो काढलेला आहे तो कायदा आम्हाला मंजूर नाही व त्या कायद्याचा आम्ही विरोध करत आहोत. कारण की आम्ही दरवर्षी गोरेगाव जसं आपलं गोरेगाव तहसील पकडला, गोरेगाव तहसीलमध्ये कमीत कमी 500 गाड्या आहेत. 500 गाड्यावाले 5 करोडच्या जवळपास इन्शुरन्स भरतात. जेव्हा आम्ही इन्शुरन्सचा पैसा देत आहोत, इन्शुरन्स कायसाठी भरतो कारण की आम्ही जेव्हा रस्त्यावर चालतो आमच्या हाताने अपघात झाला तर त्या अपघाताची जी भरपाई आहे ते इन्शुरन्स कंपनी करणार. कारण की आम्ही एक गाडी जर घेतला तर एका गाडीच्या मागे 15 ते 20 हजार रुपयाचा आम्ही इन्शुरन्स भरतो. इन्शुरन्स ह्याकरिता भरला जाते की आपल्या गाडीने किंवा कोणाला इजा झाली किंवा कुठेतरी ॲक्सिडेंट झाला तर ह्याची भरपाई इन्शुरन्स कंपनीने केली पाहिजे. त्याकरिता आम्ही इन्शुरन्स भरतो. जर आम्हाला 10 वर्षाची सजा भोगायची आणि 7 लाख रुपये दंड द्यायचा आहे तर आम्ही का बरं इन्शुरन्स भरायचा? इन्शुरन्सचा पैसा का फुकट द्यायचा? ह्या उपोषणामध्ये आता कमीत कमी 50 ते 60 लोक आहेत व अजून काही वेळात आमचे ड्रायव्हर लोक येणार आहेत. सायंकाळपर्यंत तरी 200च्या जवळपास संख्या जाणार आहे. जर हा कायदा रद्द नाही झाला किंवा आम्हाला प्रेस कॉन्फरन्सद्वारे नाही कळवत येत्या 2 ते 3 दिवसात आम्ही उग्र आंदोलन करू. जर जमलं तर चक्का जामही करू. साखळी उपोषण करण्याचं कारण हे आहे की आम्ही 3 तारखेला इथे गोरेगावला चक्काजाम आंदोलन केला होता, मोर्चा पण केला होता आणि जागोजागी मोर्चा आंदोलनाचे काम सुरूच आहेत आणि सुरू राहणारच आहेत. पण केंद्र शासनाने जे निर्णय लागू केलेला आहे ड्रायव्हर विरोधात त्या निर्णयाचा आम्ही विरोध करून केंद्र शासनाला एक मदतीचा हात मागत आहोत. पण केंद्र शासन आमच्याकडे लक्ष न देता कोणत्याही गोष्टीकडे वळण न देता आम्हाला ड्रायव्हर या समाजाला दुरावून आपल्या हिटलरशाहीमध्ये जे निर्णय घेत आहेत ते आम्हाला मान्य नाही. आणि तुम्ही ज्या हिशोबाने हा कायदा पारित केला ड्रायव्हर विरोधात त्या हिशोबाने तुम्ही त्या कायद्यात सुधारणा आणा किंवा कायदा नेमकं रद्द करून द्या. तर हे असं आहे की गृहमंत्री अमित शहा आणि भारत सरकार यांनी जे नवीन कायदा लागू केला आहे आणि तो कायदा असा आहे की जर कुठं ॲक्सिडेंट झाला तर 10 वर्षाची सजा आणि 7 लाख रुपयाचा जुर्माना. तर ह्या कायद्याचा आम्ही पुरेपूर विरोध करत आहोत. कारण की जर आमच्याकडे 7 लाख असते तर आम्ही गाडीच नाही चालवला असता आणि आम्ही ड्रायव्हर झालोच नसतो. आमचा ड्रायव्हर बंधू असा एक वर्ग आहे की ज्याच्याकडे काही उपाय नसल्यामुळे तो ड्रायव्हरी करतो आणि आपला परिवार पालनपोषण करतो. अशामध्ये जर ॲक्सिडेंट झाला आणि 10 वर्षाची सजा झाली आणि 7 लाखाचा जुर्माना झाला ते कुठून द्यायचा? ह्या कायद्याला आमचा पुरेपूर विरोध आहे. त्या अगोदर विषय असा आहे की महत्त्वपूर्ण की ड्रायव्हर सुरक्षा कायदा हा लागू करा आणि त्याच्यामध्ये नवीन सुधारणा करा की कमीत कमी दंड त्याच्यामध्ये आकारा. 50,000 60,000 हे मान्य आहे. 1-2 वर्षाची सजा हेही मान्य आहे. त्याच्यामध्ये बेल अवेलेबल पाहिजे. पण तुम्ही एकदम से 10 वर्षाची सजा आणि 7 लाखाचा जुर्माना हे जो करत आहात हा चुकीचा आहे. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात. हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत. आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे. तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात. जियो टावर पर लगी बैटरी चोरी होने की घटना 8 जनवरी को गड़ेगांव में हुई. फिरियादी सावरी निवासी राकेश जयकृष्ण धांडे जब मौके पर पहुंचे तो उन्हें चोरी का पता चला. शिकायत के आधार पर लाखनी पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जवाहरनगर पुलिस ने बाजार से दोपहिया वाहन चुराने वाले चोर को गिरफ्तार किया. फिरियादी अम्बेडकर वार्ड परसोडी निवासी महेश अशोक जाम्बुलकर ने दोपहिया चोरी की शिकायत जवाहरनगर थाने में दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने दोपहिया वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया. व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना नेहरू नगर भंडारा में सामने आई है. मृतक का नाम कैलाश दुशराम लांजेवार है. भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. 75 साल की एक महिला ने अंबाड़ी के पास तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली. मृतक का नाम भंडारा निवासी राधिका मंगरू बालने है. कादा पुलिस ने मरकज दर्ज कर लिया है.
प्रसव के दौरान भर्ती कराई गई महिला की हालत बिगड़ने पर उसे आगे इलाज के लिए नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम भोसा टाकली निवासी प्रतीक्षा अनिकेत उके है। वैठी पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लिया है। फसल पर दवा छिड़काव करते समय विष बाधा होने के कारण अस्पताल में भर्ती व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम माड़की निवासी भोजराज शेखो नवदेवे है। तुमसर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लिया है। राष्ट्रीय महामार्ग पर ट्रक ओमनी की टक्कर से एक युवक घायल होने की घटना 9 जनवरी को प्रातःकाल भिलेवाड़ा में घटी। घायल का नाम रेशिमबाग नागपुर निवासी अनिकेत शिवराज साखरवाड़े है। घायलों को भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।